हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि लगभग 1.5 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1.5 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हां, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 28 फेब को, जो कि कल है, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 2 मार्च को फिजिकल एजुकेशन का आपका जो फाइनल एग्जाम है यानी कि एनुअल एग्जाम वार्षिक पेपर ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के कल के पेपर के लिए और 2 तारीख के पेपर के लिए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जी हां बच्चों, इस 1.5 घंटे के एपिसोड के अंदर हम ये पूरा का पूरा जो एक पेपर है इसको सॉल्व करने वाले। दरअसल ना, आप सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जी आप हमें ना जिस दिन पेपर है उससे एक दिन पहले कम से कम एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए जिसके हर एक क्वेश्चन को आप ना बहुत भले थोड़ा स्लो समझाएं, लेकिन ऐसे समझाएं कि एक ही बार में ना दिमाग में छप जाए। तो बच्चों, आज का ये सेशन इसी डिमांड पे बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको समझाऊंगा ना बच्चों इस 1.5 से 2 घंटे की वीडियो में, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जहां से पेपर में आपके क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, डिट्टो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूं बच्चों कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, सिलेबस का आपका जो रिवीजन है, बहुत बढ़िया करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर पेपर के पैटर्न की बात करें तो आप सभी को पता होगा 5 खंड 37 प्रश्न होंगे। खंड ए में टोटल आपके 18 एमसीक्यू हैं। खंड बी के अंदर 2 नंबर के 5 क्वेश्चन 6 होंगे जिसमें से 5 करने हैं। खंड सी के अंदर 3 नंबर के 6 क्वेश्चन है जिसमें से 5 करने हैं। खंड डी में आपके 4 नंबर के बेसिकली 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी बेस्ड, और 5वें खंड में 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 करने हैं। ऐसे इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ABCDE आपका ये रहेगा। ओके बच्चों, आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा और शेयर करना अपने दोस्तों में ताकि वो भी ज्वाइन हो जाए और एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है, तो बच्चों, क्या आप लोग रेडी हो आने वाला 1.5 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए? देखो, ये वीडियो मैं कब रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, हाँ, अभी 3:59 हो रहा है, यानी कि मान लीजिए अराउंड 4 बजे के आसपास। ठीक है, मॉर्निंग में 4 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये आपको शाम के टाइम मिलेगी। तो बच्चों, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्यारा सपोर्ट आप और बढ़ाएं अपनी तरफ से। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, उन्हें भी बताएं कि आ जाओ भैया, यहाँ पे एक सैंपल और एक पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे, तैयारी अच्छी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों रेडी हो आप लोग पेपर को समझने के लिए? और आप सभी बच्चों को जिनका भी पेपर होने वाला है, मेरी तरफ से एडवांस में विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के अपने इस नए वाले पेपर की। तो चलो शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का खंड ए, इंग्लिश में कहें तो सेक्शन ए, जो कि 18 मार्क्स का रहेगा, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले हम 18 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, मेरे आंसर देने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचिएगा, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप मुझे कमेंट में अपना स्कोर बताओ, ठीक है ना, एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद, कि आपने 18 में से कितने के राइट आंसर दिए। स्कोर जरूर बताना भाई ईमानदारी से, ताकि मुझे भी तो पता चल जाए कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है कितनी तैयारी कर ली है उसने। ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है, यह किस प्रकार के आसन के उदाहरण हैं? यानी कि आपको कुछ आसन के नाम दिए गए हैं, आपको ये देखना है ये किस तरह के आसन है, जैसे कि पद्मासन हो गए, सिद्धासन हो गए, गौमुखासन हो गए। ठीक है, ये जो आसन है वो किसके उदाहरण है? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया गया है कि इन आसनों को करने से क्या होता है, जो व्यक्ति के ध्यान करने की शक्ति है ये बढ़ती है, कंसंट्रेशन जो पावर है ये बढ़ती है, और इन्हें एक शांत वातावरण में स्थिर होकर किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, एक तो शांत वातावरण में है और व्यक्ति की ध्यान करने की शक्ति भी बढ़ती है, तो ये आसन कौन से होंगे? सिंपल सी बात है भाई, ये होंगे ध्यानात्मक आसन। ठीक है, कौन से? ध्यानात्मक। इसी तरीके से इंग्लिश में आप यहां से पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ आसन आर दिस, तो पद्मासन, सिद्धासन, गौमुखासन।
etc. These are done while standing still in a calm environment. A person's power to meditate increases. तो ये meditative posture कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा प्रश्न नंबर 2, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपके 2 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे, एक तो नाम और डेट, ठीक है। देखो बच्चों, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में उसने व्यवहार के रूप में अपना लिया। यह कथन किसका है? अर्थात देखो, जो मनोविज्ञान है इसने सबसे पहले जो है किसका त्याग किया? आत्मा का, फिर इसने मन का त्याग किया और फिर इसने चेतना का त्याग किया। और आज वर्तमान में मनोविज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहार से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कथन है मनोविज्ञान के बारे में, ये किस उसने कहा है, ठीक है ना, व्यक्ति ने, वो हमें पहचानना है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, सोचिए फटाफट से इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तब तक के लिए इंग्लिश में आपको मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। फिजिकोलॉजी फर्स्ट abdoined the soul, then abdoined the mind, then conscious, and now it has adopted the form of behavior. किसने कहा है ये स्टेटमेंट? ठीक है, तो सोच लिया आपने कौन सा बच्चों? ये कहा है वुड्सवर्थ ने, और ये 1948 में कहा था इन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो याद कर लेना ऑप्शन ए है। अब एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा आंसर है बच्चों कि साइकी का अर्थ क्या है, ठीक है। साइकी जो है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सोल, यानी कि आत्मा, ठीक है। बी वाला आंसर एकदम कंप्लीट है। चलिए अब है क्वेश्चन 4, हमें एक रिक्त स्थान दिया गया है, हमें यह बताना है किस व्यक्ति के अनुसार खेल प्रशिक्षण किसी खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप है। यानी कि कोई भी जो एथलीट है, कोई भी जो खिलाड़ी है, वो अपने खेल के लिए जब तैयारी करता है तो उसका मूल रूप होता है खेल का प्रशिक्षण करना, ठीक है, यानी कि उसकी प्रैक्टिस करना। तो ये किस व्यक्ति की कहावत है बच्चों? तो ये कहावत की है, फटाफट सोचिए, तब तक के लिए यहाँ पे मैं देखता हूँ। ओके वेरी गुड, तो यहाँ पे डी है, मैथ्यू की कहावत है ये। किसकी? मैथ्यू की। अकॉर्डिंग टू डैश स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन एथलीट। तो ये कहा है मैथ्यू ने, ठीक। चलिए अब हमारा प्रश्न नंबर 10, इसमें देखिए क्या कहा गया है। हमें प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में कुछ कथनों को यहाँ पे पढ़ना है। तो देखते हैं बच्चों, पहला कथन है कि ये जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत हुई थी 776 BC में। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्राचीन ओलंपिक खेल जो थे ये किस देवता के सम्मान में आयोजित होते थे? देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित होते थे, ये भी सही। तीसरा, इन प्राचीन ओलंपिक खेलों में सिर्फ यूनानी जो लोग थे, एथलीट थे, वही भाग ले सकते थे, बिल्कुल सही। इसके अलावा 394 AD में रोमन राजा थियोडोसिस I के द्वारा इन खेलों को बंद कर दिया गया, ये बात भी सही है। तो बच्चों 4 MCQ अब आप यहाँ पे ध्यान से समझ लें। शुरुआत कब हुई, किसके सम्मान में खेले जाते थे, कौन भाग ले सकता था, किसने बंद किया और कब बंद करवाए, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है आपका 1 2 3 4 ये सब सही है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, जो हमारे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हैं इसकी बिगिनिंग किसके ऑनर में खेले गए थे, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, किसने इनको बेसिकली क्लोज किया था, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अब हमें यहाँ पे मिलान करना है और मिलान बहुत ही आसान है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला दिया गया कि राष्ट्रीय खेल संस्थान, तो राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है इसमें खेल संस्थान है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे प्रशिक्षण या फिर कोचिंग वगैरह ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले का सी प्रशिक्षण या फिर कोचिंग कह सकते हैं। इसके अलावा जिला खेल अधिकारी जो है, जिला खेल अधिकारी ये कैसा संबंध किससे जाएगा? ये प्रशासन संबंधी करियर है। कोई भी अगर जिला खेल अधिकारी बनता है तो सिंपल सी बात है प्रशासन संबंधी करियर है। इसके अलावा अगर मान लीजिए वजन नियंत्रण क्लब है तो ये किससे संबंधित है? ये स्वास्थ्य संबंधी करियर है। और रही बात BPD की तो ये शिक्षण संबंधी टीचिंग करियर है। बस हो गया हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसका मिलान कर सकते हैं। अब देखिए पहले का सी ये रहा, दूसरे का D, तीसरे का B और चौथे का A। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं।
इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपका मिलान दिया गया है और आंसर जो है आपका यहाँ पे ये ए वाला करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो पहले का जो है ये आपका सी हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा, चौथे का ए हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। इसमें बेसिकली पता है क्या है, हमें ये समझाना है कि मानव शरीर रचना विज्ञान, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। तो इसका मीनिंग क्या है, तो बच्चों मानव शरीर रचना विज्ञान, तो जब हम शरीर रचना विज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसमें हम मानव शरीर के सभी अंगों की बनावट, आकार, स्वरूप, स्थिति और भार, इन सभी के अध्ययन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर के सभी अंगों की बनावट कैसी है, उनका आकार कैसा है, उनकी स्वरूप स्थिति कैसी है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश में ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए बच्चों अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, कोमल अंगों को सुरक्षा पहुंचाना किसका कार्य है, यानी कि हमारे शरीर के जो बहुत ही नाजुक अंग हैं, कोमल अंग हैं, इनको कौन सिक्योरिटी देता है, वो होता है कंकाल तंत्र। ठीक है, क्या नाम है, कंकाल तंत्र, टेम्परल सिस्टम। चलिए अब यहाँ पे देखो हमें जो है ना कुछ नियम जो होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से किसका संतुलन अधिक होगा, यानी कि किसका संतुलन एकदम काफी अधिक होने वाला है। तो वॉलीबॉल खेल में आक्रामक मुद्रा नहीं, 1500 मीटर दौड़ के खड़े होकर शुरुआत नहीं, फुटबॉल में गेंद का चपलता से छीनना नहीं, बल्कि गोल्फ खिलाड़ी की जो मुद्रा है ये एक सबसे अधिक संतुलन होगा। ठीक है, गोल्फर्स स्टांस, ये वाला, तो ऑप्शन सी एकदम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हमारे अभिकथन कारण आ गए हैं। तो देखो बच्चों, अभिकथन हमसे कहता है कि 1948 में भारतीय सरकार के द्वारा ताराचंद समिति की स्थापना की गई। बिल्कुल सही बात, क्यों की गई थी, क्योंकि इस समिति ने भारत में खेल के स्तर में केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन साधन की स्थापना की सुधार लाने में अनुशंसा की थी। तो ताराचंद समिति क्यों बनाई गई थी बच्चों, सेंट्रल लेवल पे शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन साधन की स्थापना में सुधार लाने के लिए। तो ऑप्शन ए सही है, ए आज सही है और आर कथन की मतलब कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बार बताओ मुझे सारे बच्चे कमेंट करके कि जिस तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है आपको ढंग से कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई लगता है कि सर आपको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाना चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, हम जरूर उस पर काम करेंगे क्योंकि हमारा काम ही है आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ाना और समझाना। ठीक है, तो बताओ एक बार मुझे। बाकी इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देखें कि असेशन भी ठीक है, रीजन भी सही है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। इसमें पूछा गया है खेल कूद क्षेत्र में प्रतिबंधित शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। अर्थात देखो जो खेल कूद के क्षेत्र हैं इसमें कुछ प्रतिबंधित शारीरिक गतिविधियां होती हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि ब्लड डोपिंग, जैसे हम रक्त डोपिंग कहते हैं, जो कि 2 तरीके की होती है। ठीक है, फिर ऑटोलॉग्स तथा होमोलॉग्स ये भी शामिल है और जीन डोपिंग ये भी शामिल है। लेकिन कौन सी प्रतिबंधित नहीं है, वार्म अप। क्यों भाई, अब वार्म अप क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि बच्चों वार्म अप जो है ना, वार्म अप खेल से पहले शरीर को गरमाने की स्थिति को बोलते हैं। ठीक है, खेल से पहले शरीर को गरमाने की स्थिति को वार्म अप बोलते हैं। तो ये तो भाई जरूरी है, ये थोड़ी ना प्रतिबंधित है ना। तो बी वाला जो है ना ये सही है बच्चों। ठीक है, चलो इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, डज नॉट इंक्लूड एनी फिजिकल मेथड्स प्रोवाइडेड इन स्पोर्ट्स दैट इज वार्म अप। क्वेश्चन नंबर 12, यह एक हड्डी का अपनी लंबी धुरी के चारों ओर घूमना आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सिंपल सी बात है बच्चों, एक लंबी सी हड्डी है। ठीक है, तो यह अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल सी बात है, इसको हम बोलेंगे रोटेशन। ठीक है, यानी कि घूर्णन। दिस रोटेशन ऑफ अ बोन अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस इज नोन एज मूवमेंट दैट इज रोटेशन। ठीक है, यानी कि घूर्णन। आगे इसी से संबंधित प्रश्न और है कि निम्नलिखित में से किस गति में धनु अक्ष और ललाट समतल संयोजन होंगे। बच्चों ये थोड़ा सा
आप ये कह लीजिए कि बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछा गया। ध्यान से देखें, आपको बताना है कि किस गति में, ऐसी कौन सी गति है जिसमें धनु अक्ष और ललाट जो है ये समतल समायोजन होंगे। तो किसके अंतर्गत होता है बच्चों, ये होता है अभिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखना बच्चों कि 18 में से ना 1 से 2 MCQ आपके ऐसे आएंगे जो आपके दिमाग को चकरा के रख देंगे, काफी हार्ड आते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न इंग्लिश में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेगिटल एक्सिस एट द फ्रंटल प्लेन, दैट इज ऑप्शन सी एट्रीब्यूशन। प्रश्न नंबर 14 है, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, यानी कि जो फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ये कहाँ पे आयोजित किए गए थे बच्चों। आप सभी को जहां तक लगता है कि पता होगा इसके बारे में, शिमला और मनाली में। जी हाँ, शिमला और मनाली में पहले खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स हुए थे। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं सर जी, ये शिमला मनाली में नहीं हुए थे, ये लेह एवं गुलमर्ग में हुए थे। वही तो मैं कहूँ, कुछ तो मुझसे भी मिस्टेक हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये लेह एवं गुलमर्ग में हुए थे। ठीक है, तो ए वाला आपका करेक्ट है। देखा, यहाँ पे टेस्ट ले रहा था मैं, देखूं कितने बच्चों को लगता है कि वो सही है। ठीक है, चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें फिर से वही बात है, हमें ये कथन दिया गया है, एक परिभाषा दी गई है, बस हमें ये जानिए किसकी है। क्या है परिभाषा, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों के द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। अर्थात देखो ध्यान से सुनिए, जब शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित जो अनुभव है, ठीक है, यानी कि हमारी शारीरिक क्रियाओं से संबंधित जो भी अनुभव है, उन अनुभवों के आधार पे हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वही शारीरिक शिक्षा होती है। ये कथन किसका है बच्चों, ये कथन है कैसिडी का। किसका, कैसिडी। इंग्लिश में देख लेंगे तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित षटकर्म यौगिक क्रिया में गलत का चयन करो। बच्चों जैसा कि नाम से पता चलता है, षटकर्म यानी कि हमारी 6 जो यौगिक क्रियाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा गलत है। तो पहले दिया गया है नौली, तो नौली क्या करती है, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। नौली जैसे मान लो एक नाली है, ठीक है, हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है उसको आप एक नलिका मान लीजिए। तो ये नलिका क्या करती है, हमारे अमाशय के अंगों की मालिश और उसको सशक्तिकरण यानी कि पावरफुल बनाती है, तो बिल्कुल सही, मजबूत बनाती है। फिर आता है कपालभाति, तो कपालभाति यानी कि कपार यानी कि मस्तिष्क। तो कपालभाति जो योगिक क्रिया है ये मस्तिष्क के अग्रभाग को शुद्धिकरण के लिए एक श्वास तकनीक होती है। ठीक है, सही है। त्राटक की बात कर लें, जैसा कि नाम से पता चलता है, त्राटक यानी कि टकटकी लगा के किसी को देखना, है ना। तो गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया एकाग्रता की शक्ति के लिए। ठीक है, लेकिन जो नैति है आहार नली की सफाई करती है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो नौली सही है, कपालभाति भी सही है, त्राटक भी सही है, नैति हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकार है, विकार यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिसऑर्डर है। ठीक है, तो डिसऑर्डर देखते हैं अगर हम, तो कोई मानसिक बीमारी है तो ये तो डिसऑर्डर नहीं है। हानिकारकों का बढ़ाना, ये भी डिसऑर्डर नहीं है। ये एक शारीरिक अक्षमता है, ये भी नहीं। लेकिन जब आप किसी काम को करते हैं और उसमें कोई रुकावट आती है तो उसको हम बोलते हैं एक डिसऑर्डर, एक विकार। ठीक है, तो सी वाला सही है। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर, तो ये है इंटरप्शन इन परफॉर्मेंस या फिर वर्क। ठीक है, परफॉर्मेंस की जगह आप वर्क भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, हमें पहचान करनी है किसके अनुसार पेशीय गति विज्ञान जीवित जीवों के अध्ययन में यांत्रिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। अर्थात किस व्यक्ति ने यह कहा कि जो पेशीय गति विज्ञान है, ठीक है, क्या पेशीय गति विज्ञान ये क्या है, यह जीवित जीवों के अध्ययन में, हम जब जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसमें यांत्रिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है पेशीय गति विज्ञान। तो किसकी बेसिकली क्या बोलते हैं, परिभाषा, डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू होम मस्कुलर काइनेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल्स टू द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये किसकी है बच्चों,
हॉल के अनुसार है ये। किसने कही थी ये बात? हॉल ने कही थी। ठीक है, तो पिछले 23 मिनट के अंदर हमने अपने सेक्शन ए के जो हमारे 18 MCQ थे ये पूरे कर लिए। अब एक बार सारे बच्चे मुझे अपना स्कोर बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ कि 18 में से आपने कितने के राइट आंसर दिए। ठीक है, कितने के राइट आंसर दिए कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। 18 आउट ऑफ कितने के राइट आंसर? ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चल जाए कि कहाँ तक पढ़ रखी है, कितनी पढ़ाई कर रखी है आप लोगों ने। ओके, चलो तो शुरुआत करें अगले सेक्शन को। चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा अगला खंड है, खंड नंबर बी यानी कि सेक्शन बी, 10 नंबर का रहेगा ये, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। अब इसमें देखो हैं तो 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो सिर्फ 5 ही करने, इसीलिए ये 10 नंबर का है आपका। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है, सबसे पहले में पूछा गया है कि जो डोपिंग होती है, ठीक है ना, डोपिंग, इसकी अवधारणा को विस्तार से बताइए, अर्थात डोपिंग का मीनिंग क्या होता है इसको विस्तार से बताओ। तो बच्चों ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो मैं आपको 3 नंबर के हिसाब से बताऊंगा। 2 नंबर में आएगा तो 2 पॉइंट, 3 में आएगा तो 3 पॉइंट। ठीक है, तो देखो बच्चों, डोपिंग की अवधारणा, डोपिंग शब्द एक वह शब्द है जो खेल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो डोपिंग की अवधारणा में सबसे पहले डोपिंग क्या है, डोपिंग शब्द क्या है, ये वो शब्द है जो खेल के क्षेत्र में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या है डोपिंग, तो ध्यान से देखो, जब कोई एथलीट अपने खेल के प्रदर्शन को गलत तरीके से सुधारने के लिए कई तरीकों पर निषिद्ध पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसी को समान तरीके से डोपिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्या हो गया बच्चों कि जब भी कोई खिलाड़ी, कोई भी एथलीट वो चाहता है कि अपने खेल का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा कर सके, जिसके लिए वो गलत तरीकों का उपयोग करता है, जो निषिद्ध पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करता है, उसे ही हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, खेलों में प्रतिबंधित प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करना ही डोपिंग कहलाता है। अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो खेलों में प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कुछ दवाएं होती हैं जो कि प्रतिबंधित होती हैं, लेकिन अगर उसका उपयोग किया जा रहा है तो उसे ही डोपिंग कहते हैं। इसके अलावा अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों के द्वारा अधिकारियों का यह कहना है कि प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग खेल की भावना के खिलाफ होता है। अब आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपको दौड़ लगानी है। ठीक है, आपको जो है ना दौड़ लगानी है। अब इसके लिए आप कुछ प्रतिबंधित दवाइयां ले सकते हैं। ठीक है, कुछ आप जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गए, और भी बहुत सारे इंजेक्शन वगैरह हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। इनको लेंगे तो पता है क्या होगा, इससे आपके शरीर में अधिक से अधिक एनर्जी जो है ना वो आएगी, जिससे आप तेजी से दौड़ पाएंगे और थकेंगे भी कम, जो कि प्रतिबंधित है। तो इसी को डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, आप अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं ना तो पता है क्या है, अपने जो प्रदर्शन है, ठीक है, प्रदर्शन को बढ़ाना किसके माध्यम से, जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, जो तरीके हैं, निषिद्ध पदार्थ हैं, उनके माध्यम से डोपिंग यही कहलाती है। ठीक है, तो समझ गए ना बच्चों आखिर डोपिंग का मीनिंग क्या होता है। अब तो आप लिख दोगे अच्छे तरीके से कि भाई सर जी डोपिंग की अवधारणा क्या होती है ना। चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको हिंदी में समझाता जाऊंगा। राइट इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग। तो डोपिंग क्या है बच्चों, इसको डिटेल में आप यहाँ से पढ़िए और अच्छे से समझिए। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, शैशव अवस्था की विकासात्मक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करो। यानी कि जो एक शिशु होता है, ठीक है, शिशु जो है वो जन्म के दिन से लेके टोटल 5 साल तक माना जाता है। ओके, तो शैशव अवस्था या फिर शिशु अवस्था जन्म से लेके 5 वर्ष तक की होती है। अब कौन सी विशेषता है, तो सबसे पहले आता है इसका शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। तो शारीरिक वृद्धि जिसमें उसका आकार बढ़ रहा होता है, उसका वजन भी तेजी से बढ़ता है, ये होता है शारीरिक विकास। और इसी दौरान उसका बौद्धिक विकास भी होता है। जैसे कि शिशु अवस्था में या शिशु काल में बच्चा सिर्फ उन्हीं वस्तुओं में रुचि रखता है जो कि उसकी भूख भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करे। एक 5 साल तक का बच्चा है, अगर आप उसको कोई पेन दो, कोई कॉपी दो, तो क्या उसको मजा आएगा उसको देखने में? नहीं। तो ज़्यादातर वो अपनी दूध की जो निप्पल होती है उस पर अपना ध्यान आकर्षित करता है, खाने पीने की वस्तुएं होती है उस पर अपना ध्यान रखता है ज़्यादातर। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे एक एज हो जाती है जब बच्चा 2-3 साल का होता है। ठीक है,
जब बच्चा 2-3 साल का होता है तो वो छोटे छोटे वाक्य बोलना सीख जाता है। जैसे आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो छोटे छोटे वाक्य बोलना सीखता है, जैसे मम्मा पप्पा, जैसे बोलेगा मम्मी लोटी, इस तरीके से, है ना, ऐसे छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। और जैसे जैसे वो 5 वर्ष तक का होने को आता है, ठीक है, शिशु अवस्था की आखिरी स्टेज, तो वो थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर देता है और खेलने लगता है। एक 5 साल का बच्चा होता है ना, वो एकदम घर से निकल जाएगा बाहर, कहीं कुछ खेलेगा, कभी मिट्टी में खेलेगा, कभी पार्क में खेलेगा, कभी किससे लड़ाई कर ली बच्चों से, है ना। तो वो थोड़ा सोचना भी शुरू कर देता है और थोड़ा खेलने में मगन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि एक शिशु जो है ना वो किस तरीके से अपना विकास करता है, ठीक है बच्चों। तो शिशु अवस्था में विकासात्मक विशेषताएं ऐसे हैं। अब इंग्लिश में देख लेंगे, डिस्क्राइब इन डिटेल द डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। तो फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और 2 से 3 साल के बीच और 5 साल के आसपास का, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, मांसपेशीय गुण क्या होते हैं, कोई 4 लिखिए। तो बच्चों ये प्रश्न पिछले साल आया हुआ है, मांसपेशीय गुणों के नाम आपको लिखने सिर्फ, ठीक है। तो गुणों के नाम में सबसे पहला है सकुड़न, ठीक है। सकुड़न क्या है? सकुड़न की क्षमता, उत्तेजना यानी कि उत्तेजित हो सकती है, लोच यानी कि लचीलापन, विस्तारशीलता यानी कि विस्तार कर सकती है। तो मांसपेशीय गुण, एक तो सिकुड़न की क्षमता होती है, एक उत्तेजित होने की क्षमता, एक लोच यानी लचीले होने की क्षमता, और एक विस्तार करने की क्षमता, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में है कि व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, तो यहाँ पे ये दी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ओके। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 22, PRIC किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे L नहीं I आएगा, ठीक है। PRI, ये हर जगह मेरे हिसाब से पूरे पेपर में L ही लिखा हुआ है, प्राइस है दरअसल, ठीक है। तो प्राइस को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है बच्चों? प्राइस जो है चोट से निपटने के प्रोटोकॉल को कहा जाता है। यानी कि कई बार गंभीर चोट, मतलब कई बार हमें चोट लग जाती है छोटी मोटी, ठीक है। तो छोटी मोटी चोट को बड़ा होने से रोकने के प्रोटोकॉल को प्राइस कहते हैं। अब प्राइस को लेके इसके जो क्या नाम है तरीके हैं, जैसे सुरक्षा, आराम, बर्फ, संपीड़न और ऊंचाई, इसको लेके अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो वो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो समझाऊंगा आपको सैंपल पेपर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्राइस समझिए इसको, और ये भी प्राइस है और ये भी प्राइस है, ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 23, और बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको 2 चीजें पता चल जाएंगी एक ही बार में। ध्यान से देखो, प्रश्न है 23, अक्षमता शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं, और अक्षमता शिष्टाचार सकारात्मक और ऊर्जावान रवैया कैसे विकसित करते हैं, ठीक है। अब वो आप इसको थोड़ा नॉर्मल तरीके से समझ लो, जैसे कि आपके घर में कई बार क्या होता है कि आप कुछ गलत बोल देते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ क्या नाम है, आपसे कोई चीज़ खराब हो जाती है, या फिर आप किसी का आदर नहीं करते हो, तो क्या बोलते हैं, यही शिष्टाचार दी है तुम्हारे घर वालों ने, हैं, यही शिष्टाचार है तुम्हारे। तो शिष्टाचार क्या है? ये व्यवहार करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन जब शब्द जुड़ गया अक्षमता शिष्टाचार, यानी कि ये ऐसे व्यवहार हैं जो एक अक्षम व्यक्ति के साथ किए जाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फिजिकली लैंग्वेज में समझिए, अक्षमता शिष्टाचार मतलब अक्षमता शिष्टाचार, ये कुछ दिशा निर्देशों का एक समूह होता है जो कि विशेष रूप से विकलांग अक्षम व्यक्ति से संपर्क करने के तरीके से संबंधित है। जैसे हम आमतौर पे किसी बड़े व्यक्ति से बात करते हैं, ठीक है, तो उससे हम थोड़ा प्रेम से आदरपूर्वक बात करते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हम किसी विकलांग से अक्षम व्यक्ति से बात करते हैं तो उसके लिए कुछ दिशा निर्देशों का समूह होता है ये, ठीक है। अक्षमता शिष्टाचार विकलांग के साथ किस तरीके से आपको सम्मानपूर्वक पेश आना है, विनम्रता से कैसे उससे संवाद करना है, कैसे उससे बातचीत करनी है, कैसे बातचीत को आगे बढ़ाना है, इन सभी को संदर्भित करता है, ठीक है। और यही किस तरह से सकारात्मक और ऊर्जावान रवैया बेसिकली उत्पन्न करता है। तो देखो, व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए। अर्थात मान लीजिए आप किसी विकलांग व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, और आप उससे जब मिलने जाओ तो पहली बात तो पॉजिटिव सोचो उसके बारे में,
ठीक है। और उससे जब आप मिलो ना तो अपना दृष्टिकोण ऐसा रखो कि वो मित्र जैसा है आपका, ठीक है। यानी कि आप उसके पास गए तो उसे ये एहसास ना हो कि आप कोई बड़े लोग हैं, कोई अजनबी है। ऐसा एक होता है ना कि भावनाएं आती हैं, मित्र वाली भावना, वैसी रखें। इसके अलावा व्यक्ति के प्रति अधिक सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। होता नहीं कि अरे भाई कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे उसे निगेटिविटी नहीं दर्शानी है, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। तो ये है सकारात्मक और ऊर्जावान रवैया को कैसे विकसित करता है उसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो देखो जितना मेरी तरफ से हो सकता है ना आसान तरीके से, वो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूं, ठीक है बच्चों। चलो इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी एटिकेट्स एंड दिस इज हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक एटीट्यूड। तो इसके बारे में ये सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं, जिसे आप पढ़िए और समझिए अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है हमारा अगला प्रश्न, और इस प्रश्न से आपके कम से कम 2 एमसीक्यू यहाँ पे निकल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में अवधान को समझाइए। तो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में अवधान, अवधान का दूसरा नाम होता है ध्यान। तो ध्यान क्या है बच्चों, यानी अवधान क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्तेजनाओं यानी कि सूचनाओं के समूह में किसी एक उत्तेजना या सूचना को चुना जाता है। अर्थात ध्यान क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब आप ध्यान लगाते हो तो आपके दिमाग में कई विचार चल रहे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप ध्यान लगाते हो तो आप फाइनली किसी एक सूचना को, किसी एक निर्णय पे स्थिर हो जाते हो। तो इसी को ध्यान यानी कि अवधान बोलते हैं। अब डम्बिल के अनुसार किसी दूसरे वस्तु की बजाय एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तैयारी के लिए आपके पास में बहुत सोर्सेस हैं। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं, सैंपल पेपर देख सकते हैं, एमसीक्यू का लाइव अटेंड कर सकते हैं, आप 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन इन सभी में आपके सामने इतने सारे ऑप्शन हो गए, अब आपने इन सभी में से सिर्फ एक को चुना और वो है सैंपल पेपर की वीडियो को देखना, ठीक है। तो ये क्या है, ये डम्बिल के अनुसार है कि बहुत सारी वस्तुओं की बजाय किसी एक ही वस्तु पर अपनी चेतना को केंद्रीकरण करना। सामान्य शब्दों में अवधान वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बाहरी वातावरण में उपस्थित सभी उत्तेजना और सूचनाओं में से किसी एक उत्तेजना, किसी एक सूचना पर अपनी चेतना को केंद्रित करना। तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं, उससे मतलब नहीं है। उन सभी में से आपने किसी एक को चुना है, वही अवधान, वही ध्यान है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, अब तो समझ जाएंगे आप आसान तरीके से। इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे यहाँ पे बच्चों कि एक्सप्लेन अटेंशन अमॉन्ग फिजिकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो अटेंशन या फिर मेडिटेशन के लीजिए, ये पॉइंट है जिसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने अभी तक अपना जो खंड नंबर बी है इसको भी पूरा समझ लिया अच्छे तरीके से। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि कुछ 2-4 क्वेश्चन जो है ना आपको 3-3 नंबर वाले भी समझा दूँ। समझाऊँ क्या? क्योंकि अभी देखो कितना टाइम हुआ है, 36 मिनट हुए हैं, 36.5 मिनट। चलो समझते हैं, 2-3 क्वेश्चन और समझते हैं, फिर पार्ट 2 में आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस वीडियो का हमारा अगला खंड नंबर सी यानी कि सेक्शन सी 15 नंबर का जो किया आएगा वो यहाँ से शुरुआत हो चुका है, ठीक है। इसमें वही बात है कि है तो 3 नंबर के 5 क्वेश्चन, बट आपको मतलब हैं 6 क्वेश्चन, बट आपको कोई 5 ही करने हैं, ठीक है। तो आओ ध्यान से समझिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 25 है ना, ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि आपका 2 नंबर में भी आ जाएगा, 3 में भी आ जाएगा और 5 में भी आ जाएगा। बस क्या करना है, 2 में आएगा तो 4 पॉइंट, 3 में आएगा तो 6 पॉइंट, 5 में आएगा तो पूरे 10 पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में मनोविज्ञान के महत्व को समझाइए। यानी कि आपके फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में जो मनोविज्ञान है इसके महत्व को समझाओ। तो आओ समझते हैं शारीरिक शिक्षा खेलकूद में मनोविज्ञान का महत्व। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, यह शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होता है। यानी कि मनोविज्ञान के बारे में जब हम अध्ययन कर लेते हैं, मनोविज्ञान के बारे में हम सारी चीजों को समझ लेते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो शारीरिक गतिविधि होती हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है।
हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है हमारे खेल को लेके और हमारे अंदर खुद, ठीक है। और साथ ही जो एक अच्छे एथलीट की स्वास्थ्य आदतें होती हैं वो भी हमारे अंदर धीरे धीरे करके विकसित होने लगती हैं। इसके अलावा लक्ष्य निर्धारण में सहायक होना, यानी कि हम अपने खेल के लिए एक परफेक्ट जो टारगेट है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब कभी एथलीट जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं तो एक तनावपूर्ण स्थिति के निवारण में भी सहायक होते हैं और इससे हमारे ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है, ठीक है। और एक जो टीम होती है ना, एक अच्छा टीम वर्क, टीम के साथ में अच्छे सहयोग करके काम करने को भी और अच्छा बनाता है। साथ ही हमारे शरीर, हमारे खेल, इसमें एक समन्वय यानी कि तालमेल को बढ़ावा देता है और एक निष्पक्ष खेल की भावना को बढ़ावा देता है। एक अच्छे लीडर की जो लीडरशिप होती है वो भी हमारे अंदर विकसित होती है और हम क्रोधित होते हैं, जब गुस्सा होते हैं, हाइपरटेंशन होता है तो उसको भी एक कंट्रोल में रखती है, ठीक है। तो मनोविज्ञान के खेल कूद में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मैंने आपको बताया कि अगर यही प्रश्न आपका जो है वो 2 नंबर में आ जाए तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, 3 नंबर में आएगा तो 6 लिखने हैं और 5 में आ जाएगा तो 10 लिख देने। तो एक तरीके से आपके हर एक की यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, ठीक है। चलो अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देखें, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड द स्पोर्ट्स। तो कौन कौन सी हैं, आप इन सभी के बारे में यहाँ से रीड आउट कर लीजिए, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा अगला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, खेल में वर्जित या फिर कह लीजिए खेल में जो निषिद्ध डोपिंग श्रेणियों में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, ड्यूरेटिक्स एंड नार्कोटिक, इसके प्रभाव का विस्तार से बताओ। देखो बच्चों, अभी हमने देखा था ना कि जो डोपिंग होती है, ठीक है, डोपिंग क्या होती है, अभी आपको बताया था ना कि खेल जो होते हैं उसमें अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जब प्रतिबंधित पदार्थ, निषिद्ध पदार्थ का उपयोग किया जाए उसको डोपिंग कहते हैं, है ना। तो डोपिंग की कई श्रेणियां हैं, जैसे कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, ड्यूरेटिक्स है, नार्कोटिक है। तो हमें इनके उपयोग को लेके जो इसके प्रभाव पड़ते हैं एक एथलीट पे वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो पहले बात करेंगे बच्चों एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की। तो इसमें क्या होता है, ये दरअसल एथलीट को गहन प्रशिक्षण करने व मांसपेशियों को बनाने में मदद करता है। अर्थात इसके उपयोग से क्या होता है, इसके उपयोग से एथलीट जो है वो बहुत ही गहराई से प्रशिक्षण कर पाता है और इसके अंदर मांसपेशियां भी अच्छे खासे बनती हैं। लेकिन नुकसान क्या होता है, इससे उसके अंदर आक्रामकता यानी कि जल्दी से किसी काम को करने की, गुस्से की जो प्रवृत्ति है ये बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके जो गुर्दे होते हैं उसको भी नुकसान पहुंचता है इससे। दूसरी ड्यूरेटिक्स, ये दरअसल शरीर में एक तरल पदार्थ निकाल देता है, ठीक है, शरीर में से ये एक तरल पदार्थ निकाल देता है और वजन नियंत्रण रखने में, जैसे कि बॉक्सिंग में या शरीर में अन्य दबाव को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जैसे कोई बॉक्सिंग वगैरह का एथलीट है तो वो अपने शरीर से वजन को कम करने के लिए या फिर अन्य दवाएं जो उसने ली हैं उसको छुपाने के लिए इसका उपयोग करता है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी हानि है कि बॉक्सिंग के दौरान उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर सकता है, ठीक है, निर्जलीकरण हो जाता है। तीसरी है नार्कोटिक। भाई इसके बारे में तो आपने मूवीज में भी देखा हुआ है ना, सुना होगा इसके बारे में। तो जब कभी चोट लगती है एथलीट को, ज़्यादा थकान हो जाती है, ठीक है, तो एथलीट अपने अंदर लगने वाली चोट, होने वाली थकान के दर्द को छुपाने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग करता है। लेकिन कई बार पता है क्या होता है, मान लीजिए आपने एक वो कहावत सुनी है ना कि कहावत क्या, आपने 9वीं में या फिर 8वीं में पढ़ा होगा, कहानी में मोटे मोटे किस काम के, है ना, वो कामचोर जो होते हैं ना, जो कि खाट से उठ के पानी भी नहीं पी सकते। तो वही बात यहाँ पे एथलीट के लिए कि एक बार उन्हें आदत लग गई ना कि मुझे चोट लग जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो मैं ये एक पत्ता खाऊंगा या फिर एक गोली खाऊंगा तो ये सही हो जाएगा, इसका यूज़ करूंगा। तो इससे क्या होगा, वो लतकारी हो जाएगा, यानी कि उसको लत लग जाएगी उस चीज़ की। और अगर ये अधिक मात्रा में उपयोग करेगा डेली बेसिस पे या फिर टाइम टू टाइम, तो डेफिनेटली उसके सांस भी उखड़ सकती है, उसको अस्थमा, उसकी सांस की बीमारी भी बन सकती है,
ठीक है। तो खेलों में वर्जित जो पदार्थ हैं उनको आप कुछ इस तरह से बताएंगे, ठीक है। तीनों के उपयोग क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, वो भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। चलो इंग्लिश में देख लेंगे। एनाबॉलिक इन प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड डोपिंग कैटेगरीज इन स्पोर्ट्स डिस्क्राइब इन डिटेल द इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स, ड्यूरेटिक्स एंड नार्कोटिक। तो एनाबॉलिक, स्टेरॉइड्स, ड्यूरेटिक्स एंड नार्कोटिक, इसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो इसको रिवाइज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे क्वेश्चन 25 हमारा ये था कि शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में मनोविज्ञान के महत्व को बताना था, ठीक है। तो मनोविज्ञान का क्या महत्व होता है इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है, आप देख सकते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ओके, इंग्लिश में भी देख लीजिए। फिर दूसरा जो क्वेश्चन था आपका ये वाला कि खेलों में वर्जित या फिर निषिद्ध जो डोपिंग श्रेणियां हैं, इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो गया, ड्यूरेटिक्स हो गया और नार्कोटिक हो गया, इसके क्या प्रभाव थे, तो इसके बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया अच्छे तरीके से, ठीक है ना, पार्ट 1 वाली जो वीडियो थी। अब जो हमारी आज की वीडियो शुरू होगी वो शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 27 से, और इसमें कहा गया है हृदय के कार्यों के बारे में संक्षेप में बताइए। यानी कि हमारा जो हृदय है, जो हार्ट है, वो क्या काम करता है। तो भाई हृदय के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। जैसे कि हृदय जो है ये शरीर के सभी मार्ग में शुद्ध रक्त का संचालन करना है। यानी कि जो हृदय होता है ना, हमारा हार्ट जो होता है, ये हमारे पूरे बॉडी के हर एक मार्ग में एक जो शुद्ध रक्त होता है ना, एकदम प्योर ब्लड, उसका सर्कुलेशन करता है, ठीक है। इसे प्रणालीगत संचालन भी कहते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक कैलकुलेशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, जो हृदय है ये शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को शुद्धि के लिए फेफड़ों में पहुंचाता है, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है ना, ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी से जो अशुद्ध रक्त है, ठीक है, उसको क्या करता है, हार्ट के पास क्या ना, फेफड़ों के पास पहुंचाता है। इसके पास फेफड़ों के पास में, लंग्स के पास में पहुंचाता है और फिर वो उसे शुद्ध कर देता है, और इसे बोलते हैं फेफड़े संबंधी प्रवाह, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके अलावा ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हृदय जो होता है ना, वो हमारे ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को भी कंट्रोल में रखता है, ठीक है। यह हृदय की दर को नियंत्रित करता है, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट होती है बच्चों, ये उसको भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम से दिल की दक्षता में सुधार आता है, यानी कि किसी को दिल की बीमारी है या फिर दिल से संबंधित कोई, उसको हार्ट से संबंधित कोई डिजीज़ है, तो जो नियमित तौर पे हम व्यायाम करें, योगा अभ्यास करें, तो इससे बहुत राहत मिलती है, ठीक है बच्चों। तो हृदय के कौन कौन से कार्य हैं, अब तो मेरे हिसाब से समझ गए ना। शुद्ध रक्त का संचालन, अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, हृदय की जो हार्ट बीट है उसको नियंत्रित करना, और एक आधा पॉइंट ये है। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द फंक्शंस ऑफ द हार्ट। तो क्या है बच्चों, पढ़ लीजिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझा दिया आसानी से, है ना। चलो आगे आ जाता है हमारा अगला प्रश्न, और ये जो प्रश्न है ना बच्चों, ये 5 नंबर में भी आ सकता है, याद रखें इस बात को। क्वेश्चन क्या है, शारीरिक पुष्टि के अंगों की व्याख्या कीजिए। अब पहले तो आप ये समझ लो भाई कि जो शारीरिक पुष्टि है इसका मतलब क्या है, फिर इसके अंग समझना। देखो, जो शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको इस लायक बनाना, ठीक है, कि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी उत्पन्न ना हो, अगर होती भी है तो उससे लड़ने के लिए आपको एकदम उसके स्टेबल बनाना, उसके लायक बनाना, ठीक है। अब इसके बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है शक्ति, ठीक है। शक्ति कैसे, पावर कैसे, तो किसी भी कार्य को करने के लिए कार्य करने की शारीरिक क्षमता शक्ति कहलाती है। क्या मतलब है सर इसका, देखो आपको ना कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए आपका एक टाइम पे मान लीजिए घर बन रहा है, ठीक है, मजदूर कम पड़ गए, तो आपको एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ईंट उठानी है, ठीक है। या फिर छोटा एग्जांपल ये ले लीजिए, आपको घर से ना आटा पिसाने के लिए जाना है, आटा यानी कि गेहूं पिसाने जाना है आपको चक्की पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको गेहूं पिसाने के लिए जो ये कार्य करने की शारीरिक क्षमता है, यही हमारी शक्ति कहलाती है। अब जैसे एक एग्जांपल है, मेडिसिन बॉल के साथ में व्यायाम करना, आइसोमेट्रिक व्यायाम खींचना, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। फिर मान लीजिए आता है गति,
गति क्या है? तो व्यक्ति की ये वह योग्यता होती है जिसके द्वारा एक ही तरह की क्रिया बहुत तेज गति से करता है। जैसे आपने कई बार रील्स वगैरह में भी देखा होगा इसके बारे में कि कुछ साबुन कंपनीज हो गई या फिर जहाँ पे खास करके पैकेजिंग होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो लेबर होता है, जो भी व्यक्ति होता है, वो एकदम तेजी से पैकिंग करता रहता है। जैसे मशीन से कुछ भी निकलता है, साबुन निकल रहा है, बिस्किट निकल रहा है, वो तेजी से करता रहता है ना। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा एक ही तरह की क्रिया को बहुत तेजी से गति करने की क्षमता कहलाती है, मतलब ये क्षमता होती है, ठीक है। जैसे तेजी से लय के साथ में अभ्यास करना या फिर त्वरण दौड़ों का अभ्यास, तेजी से दौड़ना, ये चीजें। फिर यहां पे आता है बच्चों सहन क्षमता। अब सहन क्षमता कैसे है? देखो, जैसा कि नाम से पता चलता है ना, सहन क्षमता, दरअसल यह कार्य को जारी करने की योग्यता है। अर्थात आप जो भी काम कर रहे हो, आप उसे कितने लंबे समय तक उसको बनाए रख सकते हो, ये सहन क्षमता है। आपको थकावट हो गई है, आप रुकना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, ये सहन क्षमता है। इसे आंतरिक बल भी कहते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो सहन क्षमता है, ये इसका उपयोग खेलों में ज्यादा होता है ना, खास करके जो लंबी दूरी की दौड़ है या मध्यम दूरी की। फिर आता है चौथा पॉइंट, लचक, फ्लेक्सिबिलिटी। ये कैसे होता है बच्चों? तो फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ों में गति की क्षमता है। हमारे जो जोड़ होते हैं, चाहे वो कंधे के हों, कूल्हे के हों, पैर के हों, जो भी हो, है ना, तो ये उसकी क्षमता। लचीलापन, एक संयुक्त संरचना, चारों ओर गति की सीमा मांसपेशियों की लंबाई और अन्य कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। इसे फ्लेक्सोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो लचीलापन क्यों जरूरी है, समझ गए। फिर तालमेल संबंधी योग्यता है। यह ऐसी योग्यता है जो व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह विभिन्न गति क्रियाएं सुचारू तथा प्रभावशाली ढंग से कर सके, ठीक है। तालमेल संबंधी योग्यता का क्या मतलब हो गया कि आप एक से अधिक क्रियाएं कर रहे हो, ठीक है, और उन सभी क्रियाओं को आप एकदम सुचारू रूप से प्रभावशाली ढंग से कर सको, ये उसको दिलाती है, ठीक है। यह दिशा बदलने की क्षमता व कम समय में गति बिना असंतुलित हुए करने की योग्यता है। यानी कि ये जो है ना तालमेल संबंधी योग्यता, ये अपने काम को बिना बदले हुए लंबे समय तक संतुलित तरीके से करने की योग्यता होती है, ओके। तो ये होता है शारीरिक पुष्टि के अंग, ठीक है। चलो अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। वैसे ये तो मैंने 3 नंबर में आपको दे दिया क्वेश्चन, 5 में भी आ सकता है। तो एक्सप्लेन दी पार्ट्स ऑफ फिजिकल कॉन्फर्मेशन। तो स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंडोरेंस आ जाता है फिर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है और कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज। कंफर्म है? चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि ओलंपिक खेलों के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो बच्चों ओलंपिक खेलों के क्या उद्देश्य होंगे? तो ओलंपिक खेलों के तो 3 नहीं बल्कि 10-12 उद्देश्य हैं। जैसे कि सबसे पहला कि विश्व के लोगों में बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक शिक्षा और कल्याण को उन्नत करना, ठीक है। ओलंपिक खेलों का एक उद्देश्य सबसे बड़ा क्या है कि पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, इनके अंदर मेंटली, फिजिकली और जो एक नैतिक शिक्षा होती है, जो कल्याण होता है, उसको बढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा जो एथलीट्स होते हैं, इनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें आमोद प्रमोद द्वारा सुधारना, यानी कि जो शारीरिक गतिविधियां होती है ना इनकी, उनको एकदम मनोरंजन के साथ में, खुशी के साथ में उनको सुधारना, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, स्वैच्छिक और अन्य संस्थानों और दूसरे उत्तरदायी निकायों के साथ सहयोग करना। तो ओलंपिक आंदोलन का एक काम क्या है कि जो भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल स्वैच्छिक या फिर अन्य संस्थाएं, इनके आपस में सहयोग करना। फिर जो भी शारीरिक गतिविधियां जैसे कि खेलों में खेलकूद, इसमें रुचि को उत्साहित करना, ठीक है। यानी कि जो भी सारी गतिविधियां होती है ना, खास करके जो खेलकूद होता है, उसमें जो बच्चे होते हैं सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उत्साहित करना उनकी रुचि को, ठीक है। विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न देशों में बेहतर समझ और सद्भाव को उन्नत करना, यानी कि विभिन्न राष्ट्रों में, देशों में एक बेहतर समझ, इसको विकसित करना। फिर व्यक्तिगत चरित्र, बेहतर नागरिकता, गुण, स्वास्थ्य और कुशल जीवन शैली, इनको विकसित करना। साथ ही जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे, धर्म के आधार पे खेलों में यदि कोई भेदभाव होता है तो उसे रोकना और सभी खिलाड़ियों को अवश्य बनाना, ठीक है। तो ये है बच्चों ओलंपिक खेलों के
उद्देश्य। ओके, आ गया समझ प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये हो गया हमारा 29। अब हम इसके इंग्लिश वर्जन की बात कर लेते हैं एक बार। इसमें पूछा गया है राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बारे में सारी की सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं और इजीली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, अब हमारा 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, फिर हमारे जो है ना केस बेस्ड और 5 नंबर के आएंगे। तो 30 क्वेश्चन कहता है योग के महत्व को समझाइए। भाई योगा का महत्व, अरे सर जी ये तो बहुत आसान है, हम तो लिख ही देंगे, लेकिन जब लिखने बैठोगे ना तो आपके पास शब्द नहीं होंगे लिखने के लिए। ठीक है, आसान तो लगता है क्वेश्चन, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं बचते हैं। 2-3 सेंटेंस लिखेंगे, शब्द खत्म, है ना। तो अब इसको ध्यान से समझो। देखो बच्चों, योग क्या है कि योग में ना शारीरिक और मानसिक व्यायाम शामिल होते हैं जिनसे हमारे शरीर को लाभ मिलता है। ठीक है, तो योग क्या है बच्चों, योग के अंदर कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक जो व्यायाम है ये शामिल होते हैं जिनसे हमारे शरीर को बेनिफिट लाभ मिलता है। ठीक है, पहला, जैसे कि योग के द्वारा हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सकता है। तंदुरुस्त यानी कि एकदम फिट रहता है। शरीर कैसा रहता है हमारा, एकदम फिट रहता है। फिर हमारा जो हृदय है, जो फेफड़ा है, यानी कि हमारे हार्ट और लंग्स की जो कार्य क्षमता होती है उसमें वृद्धि आती है। और अगर हम योगाभ्यास नियमित तौर से करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हमें किसी प्रकार का कोई भी शारीरिक रोग नहीं होगा। ठीक है, बच सकते हैं उससे। हमारे शरीर की जो शक्ति है, चपलता है, लोच है, समन्वय, अभी जो हमने पढ़े थे ना 5 वो फिजिकल फिटनेस के जो भी पॉइंट थे, तो वो भी वो बढ़ाता है। थकान को दूर करने में योग सहायक होता है। हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है, स्मरण करने की शक्ति, याददाश्त करने की शक्ति, उसको बढ़ाता है। और हमारा जो फिजिकल ढांचा है, ठीक है, उसको भी और अच्छा बनाता है। ठीक है, हमारी बॉडी को भी अच्छा बनाता है। तो योग के माध्यम से इतने सारे लाभ एक व्यक्ति को होते हैं। अब इसको इंग्लिश मीडियम में देखोगे, देख लीजिए, कोई बात नहीं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, तो दिया हुआ है कि योगा क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में सारी की सारी बातें। ओके प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ चुके होंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सेक्शन नंबर जो सी था वो पूरा का पूरा। अब हम शुरू करने वाले हैं अपने अगले सेक्शन को, जो कि है सेक्शन नंबर डी। तो आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें बच्चों सेक्शन नंबर डी को, शुरुआत करें बच्चों, जो कि होगा हमारा केस बेस्ड। आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा अगला खंड है, खंड डी यानी कि सेक्शन डी, 12 मार्क्स का, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। और ये कौन सा है बच्चों? केस स्टडी प्रश्न, केस बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए, ठीक है, और पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलो भाई देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये जो आपको चित्र दिया गया है, ये क्या है? ये खेलो इंडिया का चित्र है। ठीक है, खेलो इंडिया जो मूवमेंट हुआ था ना भारत में, उससे संबंधित है। अब क्वेश्चन क्या क्या है बच्चों? खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? जो हमारे सबसे पहले खेलो इंडिया गेम्स थे, ये कहाँ हुए थे? सबसे पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित हुए थे? खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल की गई इन्हीं 2 नई स्कीमों के नाम लिखो। ये है हमारे 4 क्वेश्चन फॉर योर 1 मार्क्स। ठीक है ना, यानी कि 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 1 into 4, इस तरीके से। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या कहा गया था हमारा कि खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी बच्चों सन 2017 में। गूगल पे जाओगे तो 17-18 बहुत मिलेगा, आपको किताब के अनुसार 2017 पे चलना है। ठीक है, पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पे हुए थे? जो हमारे सबसे पहले थे ये हुए थे दिल्ली में। ठीक है, फिर पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ हुए? तो ये लेह एवं गुलमर्ग में हुए थे। और कौन से 2 नई स्कीमें यहाँ पे आई हैं बच्चों? तो सबसे पहली है राजीव गांधी खेल अभियान, दूसरा शहरी आधारित संरचना, और तीसरा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, इससे संबंधित है। ठीक है, अब आप सभी बच्चों से मेरा एक क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है सर? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे
मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारे क्या नाम है, ये खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ये किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ, ठीक है। आपको क्या नाम बताना है, किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। खेलो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपको उस मंत्रालय का नाम बताना है मुझे, किस मंत्रालय ने इसको लागू किया। दूसरे में बताना है आपको कि वो व्यक्ति कौन थे जिनकी अध्यक्षता में ये लागू हुआ या शुरू हुआ। दो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कमेंट करो फटाफट से, खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब ये पहले इंग्लिश में देख लो, खेलो इंडिया मूवमेंट के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं और हर एक क्वेश्चन का प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ और कब पहले खेल खेले गए, पहले विंटर गेम्स कब खेले गए, कौन सी न्यू स्कीम्स आई थी, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है कि दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और पूछे गए निम्न के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो सभी के हाथ में क्या है, एक एक बैडमिंटन है और ये इधर इधर जो है ना, यहाँ पे नेट है यानी कि जाली है, और जैसे आपस में खेल रहे हैं। और ये क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई बड़े नहीं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। तो क्या ये बाल बैडमिंटन है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये है कि चित्र में दर्शाए गए खेल का नाम लिखिए। इससे चित्र में जो खेल है उसकी जो मुख्य चीज़ है वो पहले किससे बनी होती थी, इन खेलों की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले कहाँ और किसके परिवार ने इन खेलों को खेला। तो देख लो बच्चों, खेल का नाम है बाल बैडमिंटन। भारत का मूल निवासी खेल है जो कि ऊन से बनी पीली गेंद और रैकेट से खेला जाता है। यह खेल 1856 में शुरुआत हुआ था और भारत के तमिलनाडु में शाही परिवार के द्वारा इन खेलों को खेला जाता था, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, सारी चीजें बता दी मैंने। चलो अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, आपका ये चित्र है और आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए गए हैं, ओके। चलो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 33 बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे ना सिर्फ आपके 4 नंबर के केस बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी होगी, बल्कि आपके 5 नंबर के 1 से 2 क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी। बस आप ध्यान से इसको देखें और समझें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक चित्र दिया गया है जिसमें क्या है, जिसमें एक प्रकार का जो षटकर्म क्रिया है वो दिखाई गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या है बच्चों, आपके क्वेश्चन ये है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई जो षटकर्म क्रिया है इसका नाम विस्तार से लिखिए। विस्तार से यानी कि नाम क्या है और इसको बताइए, ठीक है। फिर चित्र में दर्शाई गई षटकर्म क्रिया की टेक्निक लिखिए, यानी कि ये कैसे की जाती है वो बताइए, और इस क्रिया के कोई 4 लाभ बताओ। तो बच्चों पेपर में ना इसकी जो टेक्निक है वो 3 या 5 नंबर में अलग से आ सकते हैं, जो भी आपके षटकर्म होते हैं। तो आपको मैं जो 5 से 6 पेपर करवाऊंगा ना, हर एक पेपर में आपको एक एक षटकर्म करवाता चलूंगा, जिससे आपकी हर एक षटकर्म की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सांस जो है ली जा रही है और सांस को छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ना मेडिटेशन कर रहा है। अब मेडिटेशन के संबंध में ये जो क्रिया होती है क्या बोलते हैं इसको, कपालभाति षटकर्म। क्या बोलते हैं, कपालभाति। अब इस नाम को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझो। देखो बच्चों, कभी कभी षट क्रिया के रूप में इसे जाना जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कपालभाति शरीर की सफाई तकनीकों की यौगिक प्रणाली है। कपालभाति क्या है, शरीर की सफाई तकनीकों की प्रणाली है। कपालभाति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल अर्थात खोपड़ी और भाति अर्थात चमकदार या फिर रोशन। यहाँ पे खोपड़ी, खोपड़ी के नीचे के सभी अंग भी शामिल होते हैं, यानी कि पूरी बॉडी। इस प्रक्रिया के कारण खोपड़ी के नीचे से अंग मुख्य रूप से मस्तिष्क और छोटा मस्तिष्क सकारात्मक तरीके से प्रभावित होते हैं, दैट इज कॉल्ड कपालभाति। अब इसकी तकनीक क्या है बच्चों, तो तकनीक के मामले में काफ़ी लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, चलो कोई नहीं समझ लो। देखो तकनीक जो है ना वो क्या होती है, तो देखो सबसे पहले तो आराम से एकदम सीधी मुद्रा में बैठे और अपने हाथों को पेट के निचले हिस्से पर रखें, ठीक है। हाथों को पेट के निचले हिस्से पर रखना है। तेजी से अपनी नाभि का अपनी रीढ़ की ओर खींचें, अपने फेफड़ों से सारी हवा बलपूर्वक बाहर निकाल दीजिए।
प्राथमिक गति आपके डायफ्राम से होती है। अपने फेफड़ों को बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से भरने दें। देखो बच्चों, देखो देखो देखो, ध्यान से समझ लो एक बार। ये जो तकनीक है ना, ये तकनीक आपको जब आप इसे खुद से ढंग से पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगी, क्योंकि ऐसे तो मैं कुछ भी वैसे बता दूंगा, लेकिन जब तक आप इसे अपने तरीके से नहीं समझोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए आपको कपालभाति करनी है, तो क्या करना होगा आपको ना एकदम आराम से सीधी मुद्रा में बैठ जाना है, ठीक है। अपने हाथों को पेट के निचले हिस्से पे रख लो, ठीक है। फिर तेजी से अपनी नाभि से अपनी रीढ़ की ओर खींचें, अपने फेफड़ों से सारी हवा बाहर निकाल दो एकदम से, और इस तरीके से फिर अपने फेफड़ों को बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से भरने दें, यानी कि नॉर्मली जैसे हम सांस लेते हैं ना वैसे भरने दें। इस चक्र को कम से कम 10 बार करें, फिर अपनी सांस को सामान्य होने दें और अपने शरीर में संवेदनाओं का निरीक्षण करें। 10 आंदोलनों के इन चक्रों को 3-4 बार दोहराएं, यानी कि 10 चक्र जो होते हैं ना इनको 3 से 4 बार दोहराएं। ध्यान दीजिए, कपालभाति का अभ्यास गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए, या फिर जिसको ब्रेन से संबंधित दिक्कत है उसे नहीं करना चाहिए। लाभ क्या होते हैं इस कपालभाति षटकर्म क्रिया के? वही बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला लाभ है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन को कम करना, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है शरीर में और वजन को कम करता है। नाड़ियों सूक्ष्म ऊर्जा चैनल को साफ करता है, यानी कि नाड़ियां जो है ना हमारी सूक्ष्म ऊर्जा चैनल उसको साफ करता है, ठीक है। यह पेट के अंगों को उत्तेजित करता है और इस प्रकार मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए भी यह बेहद उपयोगी है। रक्त संचार बेहतर होता है और चेहरे पर संचार होता है, यानी कि चमक आती है। दरअसल दैट मीन्स जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है और चेहरे पर चमक आती है। पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली पोषक तत्वों के अवशोषण और आत्मसात में सुधार करता है, मन को शांत तथा उत्थानित भी करता है। ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो कपालभाति का क्या लाभ है, क्या नहीं है, क्या बातें हैं, तकनीक क्या है, समझ गए बच्चों? चलो ये हो गया हमारा 33। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हर एक क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिए। 33 का 1 का 2 का 3, ठीक है। 1 2 का 3, ओके। आंसर देखोगे तो 1 2 टेक्निक्स, क्या मीनिंग है कपालभाति, इसकी टेक्निक क्या है, और फिर इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो सब भी है। और एक मैंने आपको नोट भी बताया है ना, इंपॉर्टेंट है कि किसे नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। तो हमारा सेक्शन सी और डी ये पूरा हो गया। तो आर यू गाइस रेडी फॉर सेक्शन नंबर ई? तैयार हो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस को समझने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अब आप यहां से अच्छे से समझो। हमारा जो खंड ई है, सेक्शन नंबर ई, ये रहेगा 15 नंबर का, जिसमें 5 नंबर के हैं तो 4 क्वेश्चन, लेकिन करने आपको 3 ही है ना। चलो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 34 क्या कहता है? इसमें पूछा गया है कंकाल प्रणाली के कार्य क्या है, इन्हीं 5 का विस्तार से वर्णन करो, ठीक है। अब कंकाल प्रणाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं एक बार देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, डिस्क्राइब एनी 5 इन डिटेल। तो किन्हीं 5 को आपको डिटेल में समझाना है हमारी कंकाल प्रणाली के बारे में, ठीक है। क्या क्या इसके कार्य होते हैं? तो बच्चों कंकाल प्रणाली का सबसे पहला काम है आकार और संरचना, ठीक है। कंकाल प्रणाली के कई कार्य हैं। पहला आकार और संरचना, इसमें क्या होता है कि मानव का आकार लंबा, छोटा, पतला या मोटा, ये कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम के द्वारा ही संभव है। दूसरा समर्थन अथवा सहारा, दैट मीन्स छड़ियां हमारी मांसपेशियां प्रणाली को समर्थन प्रदान करती हैं, जिससे गति संभव होती है, मानव शरीर को सहारा देती है। फिर आता है संरक्षण, ये छड़ियां नहीं हड्डियां हैं, ठीक है, हड्डियां, ओके। संरक्षण, हड्डियां हमारे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती हैं। उदाहरण के लिए खोपड़ी, मस्तिष्क, वक्ष, पिंजर, दिल, फेफड़े और अग्नाशय को सुरक्षा देते हैं। कंकाल प्रणाली का तीसरा काम संरक्षण। कंकाल प्रणाली का चौथा काम है उत्तोलक, यानी कि लीवर, दैट मीन्स हड्डियां एक साधारण मशीन की तरह एक लीवर के रूप में काम करती हैं, ठीक है। हड्डियां जो होती है ना, जैसे एक नॉर्मल मशीन काम करती है ना, वैसे ही लीवर के रूप में काम करते हैं। इसके उदाहरण के लिए देखो क्या कहा गया है, एक वजन उठाने के लिए बार की तरह बाह की हड्डी का जोड़ धुरी के रूप में कार्य करता है और वजन उठाने में मदद करता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको वजन उठाना है तो इसके लिए
हमारी जो वहाँ की हड्डी है, वो हड्डी का जो जोड़ है वो एकदम धुरी की तरह काम करता है, वजन उठाने में मदद करता है, तो ये लीवर का बताया जाता है। फिर है स्टोर हाउस, हड्डियों का खोखला भाग अस्थि मज्जा, कैल्शियम, पोटेशियम, लोढ़ा आदि जैसे विभिन्न खनिजों और नमक के लिए एक गोदाम की तरह काम करता है। स्टोर हाउस का मतलब क्या हो गया कि हड्डियों में हमारे जो खोखलापन पाया जाता है ना, वहाँ पे कैल्शियम, पोटेशियम और विभिन्न प्रकार के खनिज, नमक, इनको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे छठा आ जाता है जंक्शन। यह मांसपेशियों को जंक्शन प्रदान करते हैं जिससे कि वो गति करने में सक्षम होते हैं। स्वयं की मरम्मत, हड्डियाँ जब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तब वे स्वयं को मरम्मत करने में सक्षम होती हैं, हड्डियाँ स्वयं को मरम्मत भी कर सकती हैं। ठीक है ना। इस तरीके से कंकाल प्रणाली के ये कुछ कुछ कार्य हैं जो कि आपको समझ में आए होंगे, आशा करता हूं। चलो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लेंगे कि मेन फंक्शंस क्या हैं स्केलेटल सिस्टम के। तो पहला फंक्शन था साइज एंड स्ट्रक्चर, सेकंड सपोर्ट, थर्ड प्रोटेक्शन, फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे लीवर, थर्ड हो जाएगा स्टोर हाउस, फिफ्थ जंक्शन और सिक्स्थ हो जाएगा सेल्फ रिपेयर। ओके चलिए अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया बच्चों खेलों में गरमाना अर्थात वार्म अप। ठीक है, खेलों में गरमाना के लीजिए या फिर वार्म अप के लीजिए, एक ही चीज है। तो इसका मतलब क्या है और इसके महत्व की विवेचना कीजिए, यानी कि वार्म अप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हाँ इंपॉर्टेंस और ये क्या है, ये दो चीजें आपको बतानी है। तो चलो एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले समझो वार्म अप क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है वार्म अप, अपने आप को इस लायक बनाना, जगाना, उठाना कि आप किसी भी प्रकार की जो योग क्रिया वो कर सकें। जैसे गरमाना यानी कि वार्मिंग अप एक कम अवधि की गतिविधि होती है, बहुत कम टाइम पीरियड की गतिविधि होती है जो किसी भी गंभीर एवं निपुणतापूर्ण गतिविधि करने से पहले की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने कभी रनिंग में भाग लिया हो। ठीक है, रनिंग में भाग लिया हो, या फिर आपने मूवीज में, रील्स में बहुत देखा होगा कि जब भी कोई एथलीट खेल खेलने के लिए जाता है तो पहले वो थोड़ी स्ट्रेचिंग करता है, पहले अपने आप को इस लायक बनाता है कि हाँ उसके अंदर एनर्जी आ जाए। तो गरमाना क्या है, ये एक कम अवधि की गतिविधि होती है जो कि किसी भी गंभीर या फिर निपुणतापूर्ण गतिविधि को करने से पहले की जाती है। व्यायाम से पहले वार्म अप करना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें 10 मिनट के हल्के व्यायाम जैसे कि धीमी दौड़, खाली हाथ कुछ व्यायाम, मांसपेशियों का खिंचाव, ये सब शामिल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि गरमाना एक प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप खिलाड़ी शरीर क्रियात्मक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से मुख्य क्रिया के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। अब तो समझ गया ना अच्छे से बच्चों। चलो अब देखो वार्म अप या फिर गरमाना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसका महत्व तो क्या है। तो महत्व में देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहला शरीर के तापमान में वृद्धि, क्योंकि आप जो भी खेल खेलने जा रहे हो, जो भी कार्य करने वाले हो, जो भी टास्क करने वाले हो, उसके लिए आपको एक अच्छा खासा तापमान देता है। सेकंड, तंत्रिका आवेग की गति में वृद्धि। तीसरा, मांसपेशियों की कोशिकाओं में प्रतिरोध को कम करना। इसके अलावा ऊतकों में ऑक्सीजन और ईंधन के स्थानांतरण की गति में वृद्धि करना। ऊतक जो होते हैं ना हमारे सेल्स, उसमें ऑक्सीजन का और ईंधन का जो स्थानांतरण है उसको बढ़ाए रखना। चयापचय दर में वृद्धि करना। चिंता और तनाव को कम करना। ठीक है, शीतलन क्षमता को बढ़ाना और रक्त लैक्टिक एसिड को कम करना। रक्त लैक्टिक जो एसिड होता है इसको कम करना। फिर वार्म अप जो होता है ये हमें चोट से भी बचाता है ना। मांसपेशियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, लचीलापन बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, सहन क्षमता बढ़ती है। हाँ, फाइनली आपके खेल प्रदर्शन के स्तर में सुधार आता है। ठीक है, समझ गए बच्चों क्या मतलब है वार्म अप का और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से देख लेंगे। व्हाट इज डू यू अंडरस्टैंड फॉर वार्म अप, एंड इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है। तो वार्म अप क्या होता है यहां से पढ़ें, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, हाँ हाँ उसको भी यहीं से पढ़ो, ये रहा देखो। चलो समझ गए अच्छे तरीके से बच्चों। अब यहाँ पे आता है हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, तो देखते हैं भाई अगले प्रश्न में क्या कहा गया है।
अब देखो 36 को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है, PRICE किसे कहते हैं तथा ये किसे संदर्भित करता है, विस्तार से समझाइए। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो सैंपल पेपर हमारा 1 है ना, इसका जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो था, इसमें आपको मैंने बताया था कि प्राइस क्या होती है, लेकिन MCQ में, और आपसे बोला था कि पार्ट 2 में ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो लीजिए वो क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, देखो PRICE ये क्या है बच्चों, ये जो है ना किसी भी चोट से निपटने के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसको प्राइस कहा जाता है। अब इस प्रोटोकॉल में क्या क्या शामिल होता है, इसमें सुरक्षा, आराम, बर्फ, संपीड़न और ऊंचाई, इसको संदर्भित करता है। ठीक है, अब जैसे सुरक्षा के लिए PRIC का ये मान लीजिए, जैसे चोट लगी है, ठीक है ना, तो चोट जब लगती है तो इसके लिए बैसाखी, बैंत, इसके उपयोग के माध्यम से वजन असर को सीमित या टाल कर व्यक्ति और प्रभावित क्षेत्र को आगे की चोट से बचाए। ठीक है ना, तो सुरक्षा क्या हो गया, ये चोट का प्रोटोकॉल क्या कहता है कि बैसाखी, बैंत, इनका उपयोग करने से जो वजन असर है इसको सीमित या फिर टालकर हम चोटों से बच सकते हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों दूसरा, आराम, अर्थात जब कोई एथलीट घायल हो जाता है तो घायल इससे का इस्तेमाल बंद कर दे या गतिविधि बंद कर दे। ठीक है, इससे और चोट लग सकती है, ठीक होने में देरी हो सकती है और दर्द भी बढ़ सकता है और रक्तस्राव को बढ़ावा मिल सकता है। मान लीजिए आप जो है ना हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, अब हॉकी खेल खेलने की वजह से आपके पैर में मान लीजिए गलती से, पैर में नहीं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में गलती से बैट लग गया हॉकी का, तो आपको ना थोड़ा चोट लग गया है, तो क्या करें, उस लेफ्ट हैंड से काम लेना बंद करें, सिंगल हैंड थोड़ा खेलें। ठीक है, या तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें या फिर अपनी गतिविधि बंद कर दें, क्योंकि अगर गतिविधि बंद नहीं की तो इससे और चोट लग सकती है, ठीक होने में देरी हो सकती है, दर्द भी बढ़ सकता है, रक्तस्राव बढ़ सकता है। पैर, घुटने, टखने और पैर की चोटों पर वजन कम करने के लिए वैसाखी का प्रयोग करें। हाथ, कोहनी, कलाई और हाथ की चोटों के लिए स्प्लिंट का प्रयोग करें। याद रखें बच्चों, आ सकता है MCQ में कि घुटने, पैर, टखने, पैरों की चोटों वजन कम करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, वैशाखी का। स्प्लिंट किस उपयोग में आता है, हाथ, कोहनी, कलाई, इनकी चोटों को बचाने के लिए, मतलब सुरक्षा के लिए। फिर बर्फ आता है, बर्फ का प्रयोग रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है, यह घायल कोशिकाओं और रक्त वाहिकाओं से आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है। देखो बर्फ जो होती है ना, ये क्या करती है, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं इन्हें सिकोड़ देता है। अब जब ये सिकोड़ देगा तो सिंपल सी बात है, जो घायल कोशिकाएं हैं और जो रक्त वाहिकाएं हैं इनका आंतरिक स्राव ये कम हो जाएगा। यह चोट के आसपास की सूजन को भी कम कर देता है। इसीलिए कई बार ना इंजेक्शन जब लगाया जाता है ना और कहते हैं कि ये फूल गया या तो क्या कहते हैं वो चोट लग गई है, तो बर्फ से सिकाई करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, हालांकि त्वचा और आइस पैक के बीच में, मतलब जो जिस बर्फ से आप अपने शरीर पे कहीं पे भी उसको रगड़ने वाले हैं, ठीक है ना, बर्फ से, तो क्या करें, एक गीला या फिर एक सूखा कपड़ा जरूर रखें। डायरेक्ट आपको बर्फ अपने शरीर पे नहीं लगानी है, उसके बीच में गीला कपड़ा या फिर सूखा कपड़ा जरूर रखना है। हालांकि वो गीला तो हो ही जाएगा। एक बार 15 से 20 मिनट कर लीजिए। ठीक है, फिर हर 10 घंटे में 20 मिनट की लगाएं, यानी कि आपको 8 से 10 घंटे में एक ही बार 15-20 मिनट लगाना है बस बर्फ। ठीक है, फिर है संपीड़न, यानी कि दबाने की प्रक्रिया। अब संपीड़न का क्या मतलब हो गया, चोट के आसपास सूजन को कम करके उपचार के समय को तेज करना। चोट लगी है आपको, आपने बर्फ लगाई, सूजन कम हुई, अब आपका उपचार तेजी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊंचाई, घायल हिस्से को हृदय के स्तर से ऊपर उठाएं, सूजन और दर्द कम करता है। वस्तुओं और तकियों का उपयोग करें, कुछ ही चीजें हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो उसका जो बेड होता है ना, वो नॉर्मली कुछ ऐसा होता है हमेशा, है ना, इस तरीके का नॉर्मली बेड उनका ऐसा होता है ना। ये हमारा घर का बेड है, ये हॉस्पिटल का है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है उसको हृदय से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि इससे लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया 36 का कॉन्सेप्ट कंप्लीट PRIC के बारे में। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहाँ से देख लीजिए कि व्हाट इज PRICE एंड व्हाट डज इट रेफर टू एक्सप्लेन। तो क्या होती है, द प्रोटोकॉल ऑफ डीलिंग विद इंजरीज इज कॉल्ड प्राइस एंड सेफ्टी आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, रेस्ट हो गया, आइस हो गया और कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है, सॉरी कंप्रेशन हो गया।
उसके बाद में इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन नहीं है सर, इलेविशन है। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन है, योग निद्रा किस प्रकार की अवस्था है, योग निद्रा के विभिन्न चरण समझाइए। ठीक है, तो पहले तो ये समझो बच्चों कि योग निद्रा है क्या। तो योग निद्रा के माध्यम से तनाव का प्रबंधन किया जाता है। पहले समझ लो योग निद्रा क्या है। देखो बच्चों, योग निद्रा संस्कृत के शब्द योग का अर्थ मिलन या पूर्ण और निद्रा का अर्थ नींद से बना है। योग निद्रा संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है योग, इसका अर्थ होता है मिलन या फिर पूर्ण जागरूकता, निद्रा का अर्थ होता है नींद। योग निद्रा एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर तो लगेगा सोया हुआ है, लेकिन चेतना जागरूकता के गहरे स्तर पे होती है। यानी कि ऐसा लगेगा कि शरीर तो हमारा सो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे मन की जो चेतना है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो बहुत ही गहरे लेवल पे काम कर रहा होता है। ठीक, अब बारी आती है योग निद्रा के चरण क्या क्या होते हैं कि आप योग निद्रा को कैसे कर पाओ। ठीक है, तो योग निद्रा करने का सबसे पहला पॉइंट, श्वासन में पीठ के बल सीधे लेट जाएं। यानी कि आपको क्या करना है, पीठ के बल सीधे लेट जाना है, पीठ नीचे पेट ऊपर, यानी कि मुंह जो है आसमान की तरफ होना चाहिए। अपनी आंखें बंद करो और एकदम शरीर को ढीला छोड़ दो, आराम करो। धीमी और आराम से कुछ गहरी सांस अंदर और बाहर लीजिए। अपना ध्यान धीरे धीरे अपने दाहिने पैर पर लेकर जाना शुरू करें। अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने दाहिने पैर पर लेकर जाना शुरू करें। अपने पैर को आराम देते हुए कुछ सेकंड के लिए अपना ध्यान वही रखें। कुछ टाइम के लिए अपना ध्यान आपको क्या करना है, दाहिने पैर पे ही रखना है। फिर धीरे से अपना ध्यान क्या नाम है, हाँ, अपना ध्यान दाहिने घुटने के दाहिनी जंघा और कूल्हे पर ले जाएं। धीरे धीरे क्या करना है, आपको पैर से दाहिनी जंघा मतलब घुटने फिर जंघा यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, पूरे दाहिने पैर को जागरूक बनाएं। फिर बाएं पैर के लिए धीरे धीरे सेम प्रक्रिया को दोहराएं। अपना ध्यान शरीर के सभी अंगों पर, जैसे पेट, नाभि, छाती, ऐसे सभी पे लाएं। ठीक है, अपना ध्यान दाहिने कंधे, दाहिने हाथ, हथेलियां, उंगलियों पर ले जाइए। इसे बाएं कंधे, बाएं हाथ, गले, चेहरे, अंत में सिर के शीर्ष पर दोहराएं। गहरी सांस लें और अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को देखें। कुछ मिनट इसी अवस्था में आराम करें। धीरे धीरे अपने शरीर और आसपास के बारे में जागरूक होते हुए अपने अधिकार विचार की ओर मुड़ें और कुछ और मिनटों के लिए लेटे रहें। थोड़े टाइम के लिए लेटे रहें। दाहिने ओर लुढ़कने से बाईं नासिका में श्वास प्रभावित होती है और उसको मदद करता है। ये चीज़ें थी। ठीक है, अपना समय लेते हुए आप धीरे धीरे बैठ सकते हैं और जब भी आप सहज महसूस करें धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब फायदा क्या है योग निद्रा के, तो योग निद्रा के फायदे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहला फायदा ये होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए तो आपको ये बहुत ही गहरा विश्राम प्रदान करेगा। आपके शरीर को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको किसी प्रकार का तनाव है, कोई चिंता है, तो ये उसको भी कम करेगा। फिर अगर आपको कोई डिप्रेशन है, किसी प्रकार की अवसाद है, ठीक है, किसी प्रकार की सोच में पड़े हुए हैं, तो ये उसको भी कम करेगा। इसके अलावा दर्द और दवाओं, इस पर निर्भरता कम कर देगा, क्योंकि भाई जब आपको आराम मिलेगा शरीर को, ठीक है, इफेक्टिवली, तो क्यों आपको किसी प्रकार का कोई दवा वगैरह दर्द होगा, है ना। दर्द नहीं होगा तो दवा भी नहीं लेनी पड़ेगी, कोई बीमारी नहीं होगी तो दवा भी नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अनिद्रा से राहत, अगर आप कई टाइम के लिए सोए नहीं है तो इससे आपको अनिद्रा से राहत मिल जाएगी। नींद की गुणवत्ता में बहुत अच्छा सुधार होता है। ठीक है, सीखने की क्षमता, नए कौशल के अधिग्रहण में सुधार आता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना। ये चीजें हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे देखना था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो एक बार इसको यहाँ से देख लीजिए कि व्हाट टाइप्स ऑफ स्टेट इज योग निद्रा, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योग निद्रा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग निद्रा, ठीक है ना, कैसे स्टेजेस ऑफ योग निद्रा क्या हो, ठीक है, स्टेजेस क्या है योग निद्रा की, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। फिर इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, नोट में डाल दिया मैंने योग निद्रा के बेनिफिट्स क्या होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर था, PYQ कह लो, सैंपल पेपर कह लो,
वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि आप सभी को इस 1.5 घंटे के अंदर हमने जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताया है आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा उनको, क्योंकि सारे क्वेश्चन ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तभी मैंने बोला था ना शुरुआत में, एंड तक देखना, अच्छी तैयारी करवा दूंगा। बाकी कोई क्वेश्चन डाउट हो बच्चों तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मैसेज करके पूछ सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना, JSK 11th क्लास। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आप उसको देख सको। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सैंपल पेपर या फिर अगले PYQ की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।